नमस्कार। लिक्विड स्टेट के सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आयरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड, द्रवों का आयरिंग सिद्धांत। आयरिंग ने सन 1993 में द्रवों की संरचना के संबंध में एक मॉडल दिया जिसके अनुसार द्रवों के अणु के मध्य रिक्त स्थान होता है, मानी स्पेस इसके अंदर होती है। इस रिक्त स्थान को मुक्त आयन यानी फ्री वॉल्यूम कहा गया, फ्री आयतन कहा गया। किसी द्रव में सामान्य ताप और दाब पर द्रव के कुल आयतन का लगभग 3% मुक्त आयतन होता है। आयरिंग के अनुसार मुक्त आयतन जो होता है वो आणविक भार के होते हैं, अतः संपूर्ण द्रव में अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। रिक्त स्थान के निकटतम अणु का आचरण गैस के समान होता है, जबकि रिक्त स्थान में पर्याप्त दूरी वाले अणु व्यवस्थित संरचना प्रदर्शित करते हैं। यदि द्रव और ठोस अवस्था में मोलर आयतन V1 और V2 हो तो गैस के समान आचरण करने वाले अणु को V1 माइनस V2 अपॉन V1 से बराबर होता है, अतः शेष रहे अणु को Vz अपॉन V1 से रिप्रेजेंट करता है, व्यवहार के समान। इस प्रकार द्रव अवस्था ठोस और द्रव गैस और ठोस के मध्य की प्रवस्था है। द्रव का ताप बढ़ने पर इसके अणु वाष्पित अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे वाष्प की सांद्रता अथवा घनत्व बढ़ता है और द्रव अवस्था में मुक्त आयन बढ़ता जाता है। इस क्रम में ये क्रम इस प्रकार तब तक चलता रहता है जबकि क्रांतिक ताप जहां पर वाष्प और द्रव और वाष्प का घनत्व समान नहीं हो जाता, प्राप्त नहीं हो जाता। आयरिंग के अनुसार द्रव संरचना का मॉडल में द्रव और वाष्प की घनत्व समान होता है, समान प्राप्त हो जाता है। साम्य अवस्था पर द्रव और वाष्प के औसत घनत्व PAQ लगभग स्थिर रहना चाहिए, जबकि लेकिन वास्तव में ताप में वृद्धि के साथ इसमें कमी होती है। PAQ इक्वल टू P0 माइनस अल्फा टी। P0 और अल्फा स्थिरांक है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इस नियम में सर्वप्रथम कैलिटेट मिथेयास ने 1886 में दिया था। इसे रेखीय व्यास का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ रेक्टेंगल डायमीटर भी कहते हैं। सममित ताप और सममित दाब पर कुछ गैस और द्रवों के लिए इसको जिस प्रकार डिफाइन करते हैं इस तरह रेखीय नियम, ये सममित ताप हो गया और सममित दाब हो गया, सममित ताप हो गया। ये जैसे डाई मिथेल ईथर, आर्गन, हीलियम, इसके लिए इस तरह का जो एक पथ बनता है उसे इस नियम के आयरिंग होने के अनुसार यदि किसी द्रव अवस्था में ऊष्माधारिता Cv है तो इस समीकरण के द्वारा दिखाई जाएगी Cv इक्वल टू Vs अपॉन Vi अब 3R Vl माइनस Vs अपॉन Vl 3 अपॉन 2R। यहाँ R गैस नियतांक है। इस समीकरण द्वारा परिकलित मान प्रायोगिक मान के लगभग समान होते हैं, जिससे ये सिद्धांत की पुष्टि हो जाती है। द्रव की संरचना का दूसरी बात करें तो 1938 में द्रव की संरचना के संबंध में एक्सरे विवर्तन द्वारा उसके तापमानों पर मॉर्गन और वारेन ने इसको स्टडी की। इसने देखा कि इस तरह का झुंड के रूप में मिलते हैं और ये पृथक अणु इस तरह का होता है। ये द्रव जल की संरचना दिखाई गई है। लघु क्षेत्रीय क्रम की व्यवस्थित होते हैं। बर्फ की भांति जल के प्रत्येक अणु के चारों ओर अन्य जल के अणु चतुष्क के रूप में उपस्थित होते हैं, जबकि विभिन्न तापमानों पर जल के अणु की चारों ओर अणु की समन्वय संख्या 4 और 5 के मध्य होती है। ताप की जैसे ये तापमान दिया आपको 1.5, 1.3, 3.4, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका अलग अलग है। हर टेम्परेचर पर कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो रहा है। अतः जब बर्फ के पिघलने पर उसमें नियमित चतुष्कोणीय ढांचा टूट जाता है तथा उसके मध्य और जल के अणु प्रवेश कर जाते हैं। ताप बढ़ने के साथ साथ अंतराणविक दूरी में वृद्धि होती है, किंतु समन्वयिक संख्या बढ़ने के साथ साथ घनत्व बढ़ जाता है। लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ताप में और वृद्धि होने पर अंतराणविक दूरी ज्यादा बढ़ने के कारण घनत्व में कमी आ जाती है। तो साथ ही इसके अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध टूट जाता है जब जल और सामान्य द्रव की भांति व्यवहार दर्शाने लगता है। जल की संरचना को सर्वमान्य झुंड मॉडल के नाम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके अनुसार झुंड और एकाकी अणु व्यवस्थित परस्पर अंतर परिवर्तित होता रहता है। अणु की झुंड के मध्य रिक्त स्थान से एकाकी अणु उपस्थित होते हैं, अतः झुंड लगातार बनते और टूटते रहते हैं। ठोस द्रव और गैसीय अवस्था में संरचनात्मक भेद करें, स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करें तो ठोस अवस्था में अवयवीकरण नियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि द्रव में अणु कंपन और घूर्णन गति और गैस के साथ स्थानांतरण कंपन घूर्णन गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। सामान्यतः संपीड़ितता को संपीड़ितता गुणांक द्वारा प्रतिव्यक्त किया जाता है। एक निश्चित ताप पर दाब में इकाई वृद्धि के साथ किसी पदार्थ के आयतन में हुई कमी और उसके प्रारंभिक आयतन के अनुपात को संपीड़ितता गुणांक कहते हैं। यदि किसी ताप पर एक और पी दाब पर अणु के आयतन जो होता है V0 Vp है तो संपीड़ितता गुणांक K इक्वल टू V0 माइनस Vp अपॉन V0 P माइनस 1, अर्थात Vp इक्वल टू Vp 1 माइनस K P माइनस 1। द्रव के दाब में 10 से 20 गुना वृद्धि करने पर आयतन में कमी बहुत कम होती है, अतः ठोस
में से ये नगण्य होती है। ताप बढ़ने से अंतराणविक दूरी में वृद्धि के कारण आयतन में वृद्धि होती है। इस तापीय प्रसार को तापीय प्रसार गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक निश्चित दाब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर द्रव के आयतन में हुई वृद्धि वास्तविक आयतन का अनुपात तापीय प्रसार गुणांक एल्फा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि स्थिर दाब पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आयतन क्रमशः V0 और VT हो तो इस स्टेज में VT V0 प्लस 1 प्लस एल्फा टी के बराबर होती है। द्रव के तापीय प्रसार गुणांक सामान्यतः धनात्मक होता है, क्योंकि कुछ द्रवों के लिए इसका जो मान होता है वो ऋणात्मक भी होता है। उदाहरण के लिए जल के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। गैसों के लिए तापीय प्रसार गुणांक का मान द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक होता है और ठोस में ये तापीय प्रसार गुणांक बहुत कम होता है। इस प्रकार आप द्रव की संरचना ठोस द्रव की तुलनात्मक रूप से समझ चुके हैं, तो इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या ठोस द्रव गैस में अंतर कैसे दिखे, आयतन और आकृति, वॉल्यूम और शेप की बात करें तो ठोस के कणों में प्रबल आकर्षण बल के कारण ये नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, अतः इसमें आयतन निश्चित होता है। जबकि द्रव के कण ठोस की तुलना में आकर्षण बल कम होने के कारण आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। इसी तरह से गैस के कणों की अत्यंत आकृति दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण आकार और की आकृति और दोनों ही अनिश्चित होते हैं। घनत्व, ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होता है, ये पास व्यवस्थित होते हैं, अतः इसका घनत्व अधिक होता है। द्रव के कणों के ठोस की तुलना में कुछ रिक्त स्थान होता है, अतः इसके मध्य घनत्व कम होता है। गैस के कणों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होता है, अतः इसके मध्य घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। संपीड़ितता की बात करें, ठोस के कणों में रिक्त स्थान नहीं होने के कारण संपीड़ितता का गुण नहीं होता है। द्रव में भी संपीड़ितता का गुण गैस की अपेक्षाकृत कम होता है। गैस में मध्य रिक्त स्थान अधिक होने के कारण संपीड़ितता का गुण अधिक होता है। विसरण, ठोस के कणों के मध्य रिक्त स्थान नहीं होने के कारण विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। द्रव के कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होने के कारण इसमें एक दूसरे द्रव में विसरित हो जाते हैं, लेकिन गैसीय अवस्था में गैस के कणों के अधिक रिक्त स्थान होने के कारण विसरण का गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है। श्यानता की बात करें तो ठोस के कणों की श्यानता का गुण बिल्कुल नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एक निश्चित ज्योमेट्री में रहते हैं। द्रव के कणों में श्यानता गुण सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बहने की प्रवृत्ति होती है। गैस के कणों में श्यानता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है, सभी दिशाओं में विचरण कर सकती है। तापीय प्रसार गुणांक, ये संकोचन में थर्मल एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन। सामान्यतः ठोस में तापीय प्रसार संकोचन गुणांक बहुत कम होता है। द्रव में तापीय प्रसार संकोचन गैस की तुलना में कम और ठोस से अधिक होता है। गैस में तापीय प्रसार गुणांक संकोचन गुणांक अधिक होता है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ठोस में पृष्ठ तनाव नहीं पाया जाता है, जबकि द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। और गैस में पात्र की सभी चारों दीवारों से समान दाब लगता है। समदैशिक और विषमदैशिक, आइसोट्रोपिक इन आइसोट्रोपिक। तो की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस में कण नियमित होते हैं और व्यवस्थित रूप से विषमदर्शिता दर्शाते हैं, जबकि द्रव के कणों में व्यवस्थित नियमित नहीं होने के कारण समदर्शिता दर्शाते हैं। और इसके बात करें गैस के कणों में कण भी अनियमित होने के कारण समदर्शिता दर्शाते हैं। तो ये इनके बीच में तीनों सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस हो गया। अब आता है लिक्विड क्रिस्टल। सामान्य ठोस पदार्थ गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने के बाद भी दो अवस्थाओं में परिवर्तित होते हैं। सामान्यतः निश्चित ताप पर लिक्विड द्रव बन जाता है और गर्म करने पर निश्चित ताप पर स्वच्छ द्रव के में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रम के विपरीत दिशा में चलाए तो ठंडा करने पर समान निश्चित ताप पर पुनः दोनों अवस्थाएं प्राप्त हो जाती है। ये अपारदर्शी द्रव प्रकाशीय गुणों में विषमदर्शिता दर्शाता है, जबकि वास्तव में ये द्रव समदर्शिता वाले होते हैं। अतः इस आधार पर इसे द्रव क्रिस्टल भी कहते हैं। अब द्रव क्रिस्टल की बात करते हैं। जैसे क्योंकि द्रव क्रिस्टल में अधिकांश गुण श्यानता, पृष्ठ तनाव, गतिशीलता द्रव के समान होती है, न कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की तरह। अतः इसी तरह इसके नाम से लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात इसको मिसोमेरिक स्टेट तथा ग्रीक भाषा में मध्यवर्ती अवस्था भी कहते हैं। अर्थात ठोस अवस्था ये द्रव क्रिस्टल, मिसोमेरिक अवस्था द्रव अवस्था, गैस अवस्था। इस प्रकार साधारण रूप से ठोस पदार्थ जब होता है, जैसे ये दाब, वाष्प दाब और ताप के बीच में साधारण पदार्थों के लिए आरेख खींचे जाते हैं, ये ठोस हो गया, द्रव हो गया, वाष्प, ये इसका बीच का सेंटर बिंदु हो गया। लेकिन द्रव अवस्था के लिए क्रिस्टलीय ठोस, द्रव क्रिस्टल, द्रव और वाष्प, ये स्टेज इसकी बढ़ जाती है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। मेसोमेरिक अवस्था प्रदर्शित करने वाले सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसके सिरे पर -QR, -COR आदि समूह, जिसमें CN, नाइट्रोजन आदि प्रदर्शित करने वाले प्रथम ठोस कोलाइड स्टेट, कोलाइडल बेंजोएट, ये इस तरह की अवस्था देखने को मिलती है। जैसे
पीरा के कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट में संक्रमण एक ताप 145 डिग्री मेसोमेरिक स्टेज मिलती है, स्वच्छ द्रव बन जाता है। मेसोमेरिक दर्शाने वाले ये पदार्थ हो गए, जैसे अलग अलग के साथ में संक्रमण ताप इतना और गलनांक इतना, इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेसोमेरिक स्टेट को डिफाइन करता है। धन्यवाद।